हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 28 अक्टूबर 2022 के जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, उन सभी न्यूज़ को हम आज एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसमें जो भी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उन सभी को आज के डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे हम इन लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करते हैं। इसके अलावा मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आप चाहो तो हमारी वेबसाइट विजिट करके जरूर देखना क्योंकि इसी पे हमने कई सारे कोर्सेज लिस्ट डाउन करे हैं। एक बार चेकआउट करना एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल टू। ओके, आगे बात करते हैं। Only 213 days are left for UPSC prelims 2023। 2023 के प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो थोड़ा सतर्क हो जाए, थोड़ा अलर्ट हो जाए क्योंकि ओनली 213 डेज आर लेफ्ट। ये बेसिकली एक अलर्ट नोटिस ही है कि आप लोगों में से जो भी लोग इस प्रेपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हो, वो लोग एकदम अलर्ट हो जाओ क्योंकि देखो, मौका हर किसी को नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती अपने आप को प्रूव करने की, अपना ड्रीम रियलाइज करने की। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो कंसिस्टेंसी लाओ, थोड़ी सीरियसनेस लाओ और आपको अंदर से पता होगा कि आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर रहे हो तो सोचना जरूर कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। आगे बात करते हैं today's pinch of positivity की। The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's what you are made of, not the circumstances। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। हजारों चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कभी भी आपको डिफाइन नहीं करते और नहीं करना चाहिए। आपको डिफाइन आपकी वैल्यूज करती हैं, आपका पेशेंस करता है, आपका परसीवरेंस, आपका कन्विक्शन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब आपको डिफाइन करता है। तो अगर आपके पास ये सारे एक्सक्यूजेस हैं तो इन एक्सक्यूजेस को छोड़ो क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करेंगे, आपकी वैल्यूज आपको डिफाइन करेंगी, आप किस चीज के बने हो ये आपको डिफाइन करेगा। क्योंकि वही बॉइलिंग वाटर होता है जो किसी चीज को हार्डन कर देता है और वही बॉइलिंग वाटर होता है जो किसी चीज को सॉफ्ट बना देता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको क्या बनाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। कॉइनेज विद द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस डेट्स बैक टू कुशान्स। तो बेसिकली क्या आर्टिकल, क्या है आर्टिकल, है अबाउट कॉइनेज। कॉइनेज के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? तो देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया जिसमें ये कहते हैं कि हमारी करेंसीज पे जो गांधी जी का फोटो है उसके पास में गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी फोटो लगा देना चाहिए। ठीक है, इंडोनेशिया से इन्होंने एग्जाम्पल लिया। फिर कोई आया, कोई पॉलिटिशियन आया जो बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर का फोटो भी लगा दो ऐसे। तो फिर कोई आया जो बोलता है छत्रपति शिवाजी का भी फोटो लगा दो ऐसे। तो हर कोई अपने अपने फोटो लगा के ला रहा है और कुछ कुछ तो ऐसे फोटोशॉप करके, करेंसी के ऊपर फोटोशॉप करके अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे कि देखो कितना बढ़िया लग रहा है छत्रपति शिवाजी जी का, आप यहाँ पे फोटो लगा दो। बेसिकली ये सारी जो बातें हैं कि डीटीज का फोटो लगा दो, कि इसका इस भगवान का फोटो लगा दो, ये सारी जो बातें हैं क्या ये आज से शुरू हुई है? नहीं, ये बहुत पहले से डेट बैक करती हैं, बहुत पहले से हैं। पूरे आर्टिकल के बारे में बताऊंगी लेकिन ये समझो कि ये GS1 से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड है। कॉइनेज की स्टडी को क्या कहते हैं? कॉइनेज की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, न्यूमिस्मैटिक्स। तो कॉइनेज की जब स्टडी करते हैं तो देखने को मिलता है कि बहुत पहले हमारे एंशियंट इंडिया के टाइम से हमारी जो करेंसी है, जो उस टाइम पे कॉइन हुआ करते थे, उन कॉइन्स पे गॉड्स एंड गॉडेसेस के पिक्चर्स देखे जाते थे। और ये शुरुआत हुई थी कुशान्स के टाइम से। ठीक है, कुशान्स जो थे ये सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे 3rd सेंचुरी एडी में, और ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने कॉइन्स पे गॉडेस लक्ष्मी का फोटो यहाँ पे करवाया था, इसको इंस्क्राइब कराया था अपने कॉइन्स पे। और इसके साथ ओडोशो, ठीक है, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ मानी जाती है ईरान में, उसका उनका भी यहाँ पे फोटो इन्होंने इंस्क्राइब करवाया था। तो कुशान्स जो है उन्होंने शिवा का, मून का, बुद्धा का भी फोटो यहाँ पे कॉइनेज पे डलवाया था। तो मतलब ये इन्होंने, कुशान्स जो थे वो पहले ऐसी डायनेस्टी थे जिन्होंने अपने कॉइन्स पे, अपनी करेंसी पे देवी देवताओं के फोटोज
छपवाए थे। इसके अलावा विजयनगर किंग्स में भी ऐसा हुआ था। विजयनगर किंग्स ने भी जो हिंदू आइडल्स हैं उनके पिक्चर्स यहाँ पे छपवाए थे अपने कॉइन्स पे, करेंसीज पे। जैसे हरिहरा टू जो थे, इन्होंने कॉइन्स लेकर आई है जिसमें ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, इन सब के पिक्चर्स हुआ करते थे। ठीक है, वैसे ही गॉडेस लक्ष्मी का जो फोटो है वो भी छपा हुआ करता था मोहम्मद बिन सैम यानी कि मोहम्मद घोरी जो कॉइन्स लेकर आए थे उसके ऊपर। ठीक है, जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये सारी चीजें हमको दिखाती है कि ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हमारी करेंसीज पे दिखती हैं आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो थोड़ा सा न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में जान लेते हैं। एंशियंट इंडिया में कैसे क्या कॉइन्स आए और कॉइन्स के ऊपर क्या क्या इंस्क्राइब्ड था, कैसे कॉइन्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सीधे आ सकता है और आ चुका भी है। तो पहला जो कॉइन टाइप था वो था पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स इस तरह के कॉइन हुआ करते थे। ठीक है, ये मोस्टली सिल्वर के और कॉपर के बनाए हुए करते थे और इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब आपको दिखता था। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट या कोई लैंग्वेज इनके ऊपर नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन है। उसके बाद आए इंडो ग्रीक टाइप के कॉइन्स, जिसमें मोस्टली सिल्वर के कॉइन्स इस तरह के हुआ करते थे। इसमें जो मियंडर थे, ठीक है, जो ग्रीक बैक्टीरियन रूलर्स आए थे उन सब के यहाँ पे फोटोज हुआ करते थे। ठीक है, तो इशुइंग रूलर का यहाँ पे फोटो हुआ करता था उनके लेजेंड को दिखाते हुए, उनकी कथाओं को, उनकी महागाथाओं को दिखाते हुए। इसमें लैंग्वेज भी थी, जैसे प्राकृत लैंग्वेज में खरोष्टी स्क्रिप्ट में इनके ऊपर लिखा जाता था कुछ कुछ। ठीक है, फिर आए कुशान टाइप के कॉइन्स। ठीक है, जो जनरली गोल्ड के हुआ करते थे। देखो यहाँ पे पहली बार गोल्ड कॉइन कुशान जी लेकर आए थे, जो कभी कभी सिल्वर और कभी कभी कॉपर के भी हुआ करते थे। इस पे रूलर का एक साइड, ये देखो यहाँ पे एक साइड पे रूलर का नाम और दूसरी साइड पे जो डीटी है उनका नाम। तो यहाँ पे ये देखो, ये रूलर का नाम, ये डीटी का नाम। जैसे दिख रहा है ना, ये बुद्धा की आपको इमेज दिख रही है, तो ऐसे ही रूलर का और डीटी का यहाँ पे देखो, ये वाले में आप दिख रही है आपको शिव पार्वती या लक्ष्मी नारायण की यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इस तरह के जो फोटो हैं वो आपको कॉइन्स पे इंस्क्राइब दिखते हैं। ग्रीक में लिखते थे या खरोष्टी स्क्रिप्ट में ये लिखाया जाता था यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है लिखा हुआ कुछ कुछ, तो ये ग्रीक खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा होता था। देन आया गुप्ता एज। गुप्ता एज के कॉइन आए जो जनरली गोल्ड के ही हुआ करते थे और इसमें रूलर का फोटो और जो भी भगवान है, देवता है, उनका फोटो आपको देखने को मिलता था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ लिखा होता था। देन आए चोला कॉइन्स। चोला कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के थे, जिसमें एक साइड पे रूलर्स के, मतलब दोनों ही साइड पे रूलर्स के लेजेंड्स आपको देखने को मिलते थे। यहाँ पे नागरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती थी। देन पोस्ट गुप्ता टाइम आया। पोस्ट गुप्ता टाइम में गोल्ड में डिक्लाइन हुआ, मोस्टली सिल्वर और कॉपर के ही यहाँ पे कॉइन्स आपको देखने को मिलते थे, जिसमें रूलर्स के नाम जनरली आपको देखने को मिलते थे। स्क्रिप्ट जो थी, लैंग्वेज जो थी, वो अलग अलग डायनेस्टीज के साथ वेरी करती थी। ठीक है, अच्छा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट एमिजन इन इंडिया। तो बेसिकली यूएन की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, यूएन की एक रिपोर्ट आई है, एमिजन गैप रिपोर्ट। एमिजन गैप रिपोर्ट। एमिजन गैप रिपोर्ट ये कहती है कि जो वादे कस्में नाते ये सब कहे थे सभी कंट्रीज ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ये सब जो वादे कस्में हैं ये एक तरह से झूठे हैं, क्योंकि होना कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी मुद्दा क्या है समझेंगे, लेकिन पेपर 3 से कनेक्टेड है, एनवायरमेंट वाले टॉपिक से। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ओके, बाकी सारे द हिंदू के आप देखोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, ये बोलती है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अभी तक हम कुछ खास कर नहीं रहे, कुछ खास एफर्ट्स कर नहीं रहे इसको रोकने के लिए। तो 2022 में अभी देखो, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन में एक अलग से बॉडी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ठीक है, ये यूएनएफसीसी काम करती है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। हर साल इनकी मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं कॉप। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो अभी लास्ट हुई थी 26th मीटिंग, अब होने वाली है इस साल 27th कॉप। ठीक है, कॉप 27 होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉप 27 होने वाली है इजिप्ट में। ठीक है, 2022 की कॉप है, तो कॉप 27 होने वाली है इजिप्ट में। कहाँ पे? शर्म एल शेख में। ठीक है, और यहाँ पे यूएनईपी ने बोला है कि हाँ भाई ठीक है, कॉप 27 होने वाली, सारी मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी तक जो मीटिंग करी उसका क्या नतीजा निकला। तो यहाँ पे यूएनईपी बोलता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने साइन किया था। तो देखो, जैसे कॉप 27 हो रही है ना, वैसे ही कॉप 21 हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। 2015 में जब ये कॉप 21 हुई थी तो सभी कंट्रीज साथ में आई थी और पेरिस में बेसिकली ये कॉप 21 हुई थी। तो पेरिस में एक डील साइन हुई जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील कहते हैं। इसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से अपने
अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और यहाँ पे सभी कंट्रीज मिलके ये कोशिश करेंगी कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज ना हो, और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही ये टेम्परेचर राइज रुक जाए। लेकिन यूएनईपी बोलता है कि ये सिर्फ कस्मे वादे थे, एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया में या फिर जो भी और दूसरे एमिटर्स हैं, जो ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स हैं, उनकी बात देखोगे तो वहां पे ये एमिशन बढ़ा है। जैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे कि कितना कौन ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, कौन कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा कर रहा है, तो इसमें आप देखोगे चाइना है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील, रशिया, यूएसए, ये सब 7 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा एमिशन कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का जो एमिशन हो रहा है वो अलग। तो इन सबका मिला के 55% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, ये 7 कंट्रीज प्लस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पूरे दुनिया का ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे G20 कंट्रीज जो है वो लगभग 75% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रही हैं। ओके, लेकिन अभी देखो टोटल एमिशन की बात करें कि इंडिया टोटल एमिशन कितना कर रहा है, यूएस टोटल एमिशन कितना कर रहा है, तो ऐसे में हम 7 टॉप मोस्ट एमिटर्स में आते हैं। लेकिन जब हम जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा की बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान जो है वो कितना एमिशन कर रहा है, जब इसकी बात करते हैं तो ऐसे में इंडिया बहुत पीछे है। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 6.3 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एक ह्यूमन 2020 में एमिट कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सिर्फ 2.4 है। ठीक है, जबकि यूएस, चाइना, रशिया, इनमें तो बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो हम अगर आप देखोगे तो हमारे डेवलपमेंट के लिए जितना हमको एमिशन करना पड़ेगा हम उतना तो करेंगे। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन भी इतनी है, इसीलिए हम ओवरऑल मिला के टॉप 7 एमिटर्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक एक व्यक्ति का गिनोगे ना, एक एक इंसान का, कि कौन कितना एमिशन कर रहा है, तो हम बहुत पीछे हैं। ओके, इसमें G20 कंट्रीज जो हैं उन्होंने टारगेट सेट करे हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2030 तक भी अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी है। और इनफैक्ट ये G20 कंट्रीज जो 75% तक एमिशन कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, ये 75% एमिशन भी कम नहीं कर पाएंगे। उल्टा इनकी जो पॉलिसीज है ना वो ऐसी है कि हम जो बात कर रहे थे कि 2 डिग्री सेल्सियस पे हमको टेम्परेचर राइज रोकना है, ये 2 डिग्री सेल्सियस तो छोड़ो, 2.8 डिग्री सेल्सियस तक का हाइक आपको देखने को मिल सकता है टेम्परेचर राइज में, इन पॉलिसीज के कारण G20 कंट्रीज की। ओके, ये G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी है, सारी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हमको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकना पड़ेगा आने वाले 8 सालों में, तब जाके कहीं हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है कि भाई हमको जो है जो अपना ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना पड़ेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी हम कुछ उखाड़ पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो ये पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था ना, जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बात हुई थी, ये बहुत दूर हो जाएगा। और अगर हमने 2000 ये 2100 ईयर तक, यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक इस टेम्परेचर राइज को नहीं रोका 2 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, तो एक्सट्रीम इवेंट हमारे देशों में बढ़ने लग जाएंगे, वर्ल्ड में बढ़ने लग जाएंगे। साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, वोल्केनोज, फ्लड्स, ये सब आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो जो आप एनिमेटेड मूवीज देखते हो ना, जैसे एक मूवी आई थी 2012, ठीक है, जिसमें दुनिया कैसे खत्म हो रही है, प्रलय कैसे आ रहा है, वो एपोकेलिप्स कैसे आ रहा है, ये सब हमने देखा है ना मूवीज में, ये सच में आपको देखने को मिलेगा अगर हम ये पेरिस क्लाइमेट डील को फॉलो नहीं करते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेम्परेचर राइज नहीं रोकते हैं तो। ठीक है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज हुआ तो बहुत मुश्किल में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पेरिस क्लाइमेट डील की, जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी भी, है ना। तो COP21 में ये क्लाइमेट डील साइन हुई थी। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज को लेकर। 196 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है, जिन्होंने ये माना है कि हाँ भाई, क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन डिजायर्स। ओके, तो इसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कब आई ये ट्रीटी, आई 2015 में, और ये फोर्स में आई है 4 नवंबर 2016 से। ओके, कहाँ पे साइन हुई, COP21 पेरिस में। बोलती है ये ट्रीटी कि हमको 2 डिग्री सेल्सियस पर अपना टेम्परेचर राइज रोकना है, और ये किसके कंपैरिजन में, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स है ना, उनके कंपैरिजन में आपको ये 2 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स यानी कि 18th सेंचुरी आप मान लो, 18th सेंचुरी
सेंचुरी में जितना भी टेम्परेचर था, मान लो एक्स टेम्परेचर था, तो अभी 2100 के एंड तक, यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक ये टेम्परेचर मैक्सिमम x+2 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े उस टाइम से जो प्री इंडस्ट्रियल एरा का था, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और कोशिश यही करो कि 2 डिग्री भी नहीं, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये पेरिस क्लाइमेट डील बोलती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये टेम्परेचर राइज रुक जाए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटी से। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कहते हैं स्टेट्स शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए सभी स्टेट्स के बीच में, ठीक है, ये कहते हैं अमित शाह जी। बेसिकली ये टॉपिक रिलेटेड है जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी चैलेंजेस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज वाला है, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज वाला जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ओके, तो देखो बेसिकली यहाँ पे अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमारे देश में हर स्टेट जो है उसमें अपने अपने अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग ऑर्डर्स है, क्राइम से कैसे डील करना है, टेररिज्म को कैसे डील करना है, ये सबको लेकर। लेकिन हमारी एक ही लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी होनी चाहिए पूरे सभी स्टेट्स की। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, इनको लेकर भी हमारी एक ही पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश भर में। तो इनका कहना है कि 2024 तक एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऑफिसेज हम हर स्टेट में लेकर आएंगे। और हर स्टेट में जब एनआईए आएगा तो क्या होगा कि एनआईए को हमने कुछ स्पेशल पावर्स दिए। स्पेशल पावर ये है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इनके पास है। इनके पास ये पावर है कि अगर इनको लगता है कि कोई टेरर रिलेटेड केस में कोई पर्सन है इन्वॉल्व है तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डाटा भी बनेगा टेररिज्म को लेकर कि टेररिस्ट कौन कौन टेररिस्ट है, कहाँ पे टेररिस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी स्टेट के पास, वो इंफॉर्मेशन पूरे सभी स्टेट्स को मिलेगी। एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बनेगा, वन डाटा वन एंट्री के प्रिंसिपल पे। ओके, इसके अलावा एक नेशनल टेरर डाटाबेस बनेगा, ठीक है, ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है नेशनल टेरर डाटा बनाएगा जिसमें सारी रिपोजिटरी होगी, सारा डाटा होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो बनाएगा डाटा, पूरा डाटा बनाएगा फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर कि कहाँ पे कौन से फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं। और एक है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो कि फोकस करेगा नार्को क्राइम्स पे। तो जो भी नार्को क्राइम्स है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, उनको लेकर जो भी डाटा बनाना है वो ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाएगा। ओके, इसके साथ में जो स्टेट्स हैं उनको ये भी अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि आप नेट ग्रिड को यूज करो। नेट ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। ये नेट ग्रिड क्या करता है, सभी सभी 11 एजेंसीज, जो बड़ी बड़ी 11 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सभी का डाटा एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है कि सभी को ये डाटा सभी को मिले, ठीक है। लाइक अगर मान लो आईबी ने कोई डाटा कलेक्ट किया तो आईबी का डाटा ऐसा नहीं कि रॉ को मांगना पड़ रहा है, सीआईडी को मांगना पड़ रहा है, अलग अलग जो यूनिट्स है उनको मांगना पड़ रहा है। आईबी का डाटा एक रिपोजिटरी है जिसपे शेयर हो जाएगा, रॉ का डाटा इसी पे शेयर हो जाएगा, तो सभी का डाटा जो है एक साथ शेयर होगा। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है साथ में मिलके काम कर पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एम था सिक्योरिटी एजेंसीज का बताने का। और यहाँ पे क्या क्या नए नए डाटा रिपोजिटरीज की बात हुई है, वन डाटा वन एंट्री क्या है। ओके, अच्छा, अब एनआईए की इतनी बात हुई है तो एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है कौन से ऑफेंसेस को, ऐसे ऑफेंसेस जो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, स्टेट की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, फॉरेन स्टेट से रिलेटेड है, एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड है, या फिर स्मगलिंग से रिलेटेड है हमारी इंडियन करेंसी की। तो इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, इनको प्रोसिक्यूट करना काम किसका है, ये काम है एनआईए का। इसके अलावा ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है। साथ में ये टेरर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनको डील करती है, उनसे डील करती है, उनको इन्वेस्टिगेट करती है, उनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट कर सकती है। और इसके लिए इनको स्टेट्स की अलग से परमिशन की जरूरत भी नहीं है। साथ में इसको जो स्टैब्लिश किया गया था वो स्टैब्लिश किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 के बाद। याद है आपको 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में। उसके बाद कई सारे मेजर सिक्योरिटी चेंजेस हमने करे जिसमें एक था ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट बनाना और उसके थ्रू एनआईए को बनाना। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसका जुरिस्डिक्शन काफी वाइड है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ये बहुत ही पेचीदा केस है,
टेररिज्म से रिलेटेड है तो आप ये एनआईए को शिफ्ट कर दो। ओके, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनआईए को ऑर्डर दे सकती है कि आप यहाँ पे कोई भी जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है वो कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी उसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। अच्छा, एनआईए में कौन कौन होता है, कौन कौन रिक्रूट हो सकता है, तो आईपीएस ऑफिसर्स और आईआरएस ऑफिसर्स जो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स, ये दोनों ऑफिसर्स इसमें रिक्रूट हो सकते हैं। इसके अलावा नेट ग्रिड की भी बात करी थी ना अभी, याद है? तो नेट ग्रिड क्या है भाई? तो नेट ग्रिड जो है बेसिकली एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है जो पहली बार प्रपोज किया गया था 2008 के 26/11 वाले अटैक्स के बाद, जो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स थे उसके बाद। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ये। ओके, और यहाँ पे सभी एजेंसीज जो है अपना डाटा एक साथ रखती हैं, इंटेलिजेंस शेयर होती है, तो सारी एजेंसीज को, सारी मिनिस्ट्रीज को वो डाटा मिल सकता है, ठीक है। इसमें जैसे क्या होगा, नेटग्रिड जो है आईबी को असिस्ट करेगा, आईबी को हेल्प करेगा उन लोगों पर ट्रैक रखने के लिए जो सस्पिशियस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहीं से। इसके अलावा इसकी वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग ऐसे होगी कि इसमें जो भी टोटल डाटा कलेक्ट हो रहा है ना, उसको 10 यूजर एजेंसीज, 10 से 11 एजेंसीज को यहाँ पे इसका एक्सेस रहेगा, 21 सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्सेस रहेगा। इसके अलावा बाद में भी एजेंसीज ज्वाइन होती रहेंगी। जैसे अभी देखो सीबीआई हो गया, जो डीआरआई है, उसके अलावा ईडी हो गया, सीबीडीटी, ये सारी जो एजेंसीज हैं इनके पास सारा डाटा का एक्सेस रहेगा, नेटग्रिड के डाटा का। ओके, क्रिटिसिज्म भी है कि भाई इससे तो सारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन की, वो खुले बाजार में आ गई, ठीक है, सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनमें भी इसको लेकर अपोजिशन है कि इतना डाटा इतना ओपनली शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा इजराइल लेबनान साइन मैरीटाइम बॉर्डर डील। तो इजराइल और लेबनान, ये दो कंट्रीज है जिन्होंने एक मैरीटाइम बॉर्डर डील साइन करी है। पहले दोनों लड़ रहे थे, ठीक है, और दोनों लड़ रहे थे कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है। यूएसए ने बोला कि रुको रुको मैं मीडिएट कर देता हूँ, तो यूएसए ने ब्रोकरिंग कराई है इस मैरीटाइम बॉर्डर डील की। और बेसिकली दोनों जो कंट्रीज हैं, इजराइल हो या फिर लेबनान हो, दोनों कंट्रीज लड़ रहे थे कि भाई ये पानी जो है हमारा है। क्यों इसके लिए लड़ रहे थे? क्योंकि इसमें कई सारे रिसोर्सेज इंक्लूडेड हैं। मेजर रिसोर्सेज जो हैं वो है गैस, ठीक है। तो गैस जो है, ऑफशोर गैस, जो एक्सट्रैक्शन की जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज इस रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं। और आपको पता है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से गैस के, एलपीजी के, सबके रेट्स कितने बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे सारी यूरोपियन कंट्रीज, सारी यूएस जैसी जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो ऑप्शंस ढूंढ रही हैं कि कैसे हम रशिया के अलावा किसी और के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। ऐसे में लेबनान और इसराइल के लिए ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था जिसके ऊपर ये दोनों लड़ रहे थे। लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं बॉर्डर डील होती हुई दिख रही है, ठीक है। अभी तक हुई नहीं है लेकिन बॉर्डर डील होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितना कोई मानता है नहीं मानता। लेकिन ये पेपर 2 से रिलेटेड है, आईआर से। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये जरा, लेबनान आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये है लेबनान, और यहाँ पे जस्ट पास में ये वाला पोर्शन है इसराइल का, ठीक है। तो ये है इसराइल, ये वाला, और यहाँ पे देखो ये है लेबनान। याद रखना कि इनके बीच में गोलन हाइट्स भी पड़ता है। गोलन हाइट्स जो है वो 4 कंट्रीज के बीच में है, लेबनान, इसराइल, सीरिया और जॉर्डन, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स। ओके, और गोलन हाइट्स के ऊपर अब ये चारों लड़ भी रहे थे। इसके अलावा जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है लेबनान और इसराइल के बीच में, वो मेडिटेरियन सी में ये वाला जो डार्क ब्लू वाले कलर में दिख रहे हो ना, ये एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है। अभी इसके ऊपर ही बॉर्डर डील हो रही है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे क्या डेवलपमेंट होता है उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि इसकी मैपिंग लोकेशन जरूरी है, और ये जो डील करवाई है वो यूएसए ने करवाई है। और यहाँ पे डिस्प्यूट सिर्फ इसको लेकर नहीं था, सिर्फ पानी को लेकर नहीं था। लेबनान जो है वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है इसराइल को अभी तक, ठीक है, क्योंकि इसराइल की कहानी आपको पता है। इसराइल का जो है ऐसा है कि इसराइल जो है एक ज्यूइश कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इसराइल ने पलेस्टाइन वाले लोगों की, पलेस्टाइन जो थे ये अरब मुस्लिम्स थे, तो पलेस्टाइन वाले लोगों की जमीन हड़प कर अपना देश बनाया है, ये मानता है। तो लेबनान और आसपास की कंट्रीज जो है इसलिए इसराइल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो एक लड़ाई तो ये वाटर डिस्प्यूट की, और दूसरी ये रिकॉग्निशन की भी लड़ाई है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा PM to lay foundation stone for C295 aircraft plant in Gujarat on October 30. This article is related with GS paper 3 security challenges. Okay, तो security challenges and उसके जो भी management वाली चीजें हैं उससे related ये topic है। तो PM जो है हमारे, उन्होंने ये बोला है कि ये foundation stone lay करने वाले C295 aircraft का। तो C295 aircraft plant बनने वाला है गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे बन रहा है, और ये भी आ सकता है कि C295 क्या है। तो बेसिकली एक एयरक्राफ्ट है,
ठीक है। अभी तक हम ये एयरक्राफ्ट यूरोप से ले रहे थे, यूरोप की एविएशन एजेंसी है एयरबस, अभी तक हम इससे ले रहे थे। और अब हमने बोला है कि इंडिया में भी एक प्लांट बन रहा है गुजरात में, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू जो भी मेंटेनेंस का काम है, रिपेयर का काम है, वो इंडिया में ही हो जाएगा। तो C295 एयरक्राफ्ट जो है ये एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट है जो एयरबस हमको दे रहा था। हमने ये डिसाइड किया कि हम 40 एयरक्राफ्ट यहाँ से लेंगे, ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स में हम शामिल करेंगे। ये जो C295 एयरक्राफ्ट है ये एवरो एयरक्राफ्ट, एवरो एवरो एयरक्राफ्ट हमारा जो है, अभी एवरो एयरक्राफ्ट यूज कर रही है हमारी एयरफोर्स, इसको रिप्लेस करेगा और यहाँ पे C295 जो है इसकी जगह ले लेगा। ओके। और यहाँ पे इसकी टेक्टिकल कैपेसिटी बहुत है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है 71 पैसेंजर्स को एक समय पे। इसके अलावा ये लाइटर भी है, ठीक है, तो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आराम से आ सकता है, अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स पे भी लैंड कर सकता है, और साथ में रीजनल मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह के लिए प्लांट यूज किया जाएगा। ओके। तो याद रखना क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कौन सा जो C295 है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है व्हाट इज टर्कीज लेटेस्ट डिसइंफॉर्मेशन लॉ। तो देखो ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 का आईआर से रिलेटेड है कि जो हमारी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में क्या कैसी पॉलिसीज है और उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो टर्की का एक लॉ आया है डिसइंफॉर्मेशन लॉ। लॉ बस इतना सा है कि यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उसने ये बोला है कि एक लॉ लेकर आए डिसइंफॉर्मेशन लॉ, जिसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी अगर डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, रूमर्स फैलाता है तो उसको यहाँ पे 3 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है। तो ये बड़ा क्रिटिक इसका हो रहा है, बड़ा इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस डिसइंफॉर्मेशन लॉ को। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इससे क्या होगा, सोशल मीडिया की फ्रीडम, जर्नलिज्म की फ्रीडम यहाँ पे जो है हिंडर हो सकती है। ठीक है। कैसे? यहाँ पे 40 आर्टिकल्स हैं, इन 40 में से आर्टिकल 29 सबसे खतरनाक है। ये बोलता है कि कोई भी अगर ऐसा करता है कि पब्लिकली डिसेमिनेट करता है, स्प्रेड करता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिसलीडिंग है, कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, या फिर किसी की भी वेलबींग से रिलेटेड है, या फिर किसी भी पॉपुलेशन में ये पैनिक क्रिएट कर सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन माना जाएगा और उसके लिए सामने वाले आदमी को, पर्सन को पनिश किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे इंटरनेट का जो यूज है उसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है। और ये कहा गया है कि कोई भी इलीगल कंटेंट आप फॉल्स नेम से भी नहीं डाल सकते, अकाउंटेबिलिटी आपकी जरूरी है, एनोनिमिसिटी के साथ आप नहीं डालोगे। ऐसा नहीं कि एंजल प्रिया नाम रख के आपने कुछ भी चीज यहाँ पे पोस्ट कर दी, किसी को भी डिफेम कर दिया या कोई भी फेक न्यूज फैला दी, ये सब आप नहीं कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने अपना एक्चुअल नेम लिखा XYZ, मान लो आपका एक्चुअल नेम है, अगर आपने एक्चुअल नेम के साथ कुछ पोस्ट किया तब तो ठीक है, 1 साल की सजा होगी। लेकिन अगर एंजल प्रिया या इस तरह के कोई झूठे नाम या एनिमोसिटी के साथ अपने एनोनिमस होके अगर आपने ये चीज पोस्ट करी है, तो जहां पहले 1 साल मिल रही थी ना, अब 3 साल सजा मिलेगी। तो यहाँ पे फॉल्स नेम्स वगैरह रख के भी आप ये सब नहीं करोगे। ओके। तो टर्किश कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी इसका साथ दिया है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि आपने जो बोला पब्लिक ऑर्डर, आपने बोला इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसको डिफाइन कहीं नहीं किया है। तो ऐसे तो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन ही क्लियर नहीं है। जैसे अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला, टर्किश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 83% इन्फ्लेशन है। लेकिन बाद में कुछ और रिसर्च कंपनीज हैं, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उन्होंने बोला नहीं भाई 83% नहीं, 186% इन्फ्लेशन हमारे देश में चल रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अगर कच्चे चिट्ठे भी खोलने हों किसी को, वो नहीं खोल सकता, क्योंकि ये भी मिसलीडिंग मान के उसको सामने वाले को पनिशमेंट दे दी जाएगी, उसको यहाँ पे पीनलाइज कर दिया जाएगा। तो ये सब भी नहीं हो सकता। पब्लिक पीस की बात हो रही है, भाई पब्लिक पीस का क्या मतलब है, कहीं डिफाइन किया है? नहीं किया है। तो बड़ा ही वेग से टर्म है जिनको डिफाइन भी नहीं किया गया है। उसके अलावा टर्की का जो पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें टर्की की रैंक बहुत बुरी है, और यहाँ पे जर्नलिस्ट के पास फ्रीडम भी बहुत कम है। तो ये डिसइंफॉर्मेशन लॉ क्या था, बस यही समझाना था, बाकी बहुत कुछ इसमें खास है नहीं। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। द हिंदू का एडिटोरियल है विच इज रिलेटेड टू पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है। देखो बेसिकली ये आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल बोलता है द डिसमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स। यहाँ पे जो ऑथर हैं वरुण गांधी जी ऑथर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि कई सारी जगह पे, कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी स्कीम्स पहले चलाई जाती थी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स को स्क्रैप कर दिया गया है। इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जाती थी, जैसे 20 चलाई जाती थी, उनको स्क्रैप करके सिर्फ 3 स्कीम्स रखी गई है। तो कई सारी जगह पे देखा है हमने, कई सारे डिपार्टमेंट में, कि 50% से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की बात करें, पहले
पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंतर्गत 19 स्कीम्स चलती थी, अब सिर्फ 3 स्कीम है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। बस इतनी 3 स्कीम्स चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इतनी सक्सेसफुल स्कीम थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया, बेसिकली सबस्यूम कर दिया गया है। तो ये तो बात हुई वुमेन की, वुमेन वाली मिनिस्ट्री की। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वहां पे भी यही हुआ है कि अब सिर्फ 2 स्कीम रह गई हैं 12 स्कीम को रिप्लेस करके। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में भी ऐसे ही हुआ है, 20 स्कीम हुआ करती थी, अब सिर्फ 3 रह गई है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना, कोऑपरेटिव वाली, और ये रह गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्कीम्स कम हो रही हैं, ये क्या सही है? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, नोटेबल अचीवमेंट है, लेकिन आप देखोगे कि क्या ये बेटर गवर्नेंस हो रही है? क्योंकि आप बेसिकली गवर्नेंस ही कम कर रहे हो, गवर्नमेंट तो कम कर रहे हो, गवर्नेंस भी कम कर रहे हो। तो क्या हम स्टेट्स को यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ ही चीजों तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्या स्टेट की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इससे आगे नहीं है? तो देखो भाई, ये कहते हैं कि एक तो ये स्कीम फ्लैश डाउन की जा रही है, दूसरी बात ये कि जो स्कीम एग्जिस्ट कर रही है उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही। जैसे कि आप शुरू करोगे निर्भया फंड से, तो निर्भया फंड में जो पैसा होना चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, एलोकेट होने चाहिए, और इसको स्पेंड किया जाना चाहिए वुमेन की पब्लिक सेफ्टी पर, लेकिन अभी तक ये अनस्पेंड है, ठीक है। फार्मर्स की बात करो तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उल्टा फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी क्योंकि फंडिंग नहीं थी। और ऐसे टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, जब फर्टिलाइजर्स की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं, ऐसे में सब्सिडीज आपने कम कर दी, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण फार्मर्स को कितनी मार सहनी पड़ रही है, कितनी इन्फ्लेशन की मार इनको सहनी पड़ रही है, ये हमको नहीं पता है ना। तो एग्रीकल्चर को भी हमने इंसेंटिवाइज नहीं किया है अब। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करें, मनरेगा की बात करें, अभी सारा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब कुछ ये कहता है कि जो रूरल एरियाज है वहां पे मनरेगा की बहुत डिमांड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक तरह से अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो 25% फंडिंग थी वो गिरा दी गई है, ठीक है, फंडिंग कम हो गई है। इनफैक्ट केस स्टडीज देखोगे आप प्रैक्टिकल वाली, कि जो पर्सन ने मनरेगा के अंदर काम किया है 100 डेज तक, उसको भी काफी काफी लंबे समय तक वेजेस ही नहीं मिल रहे, ठीक है। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यहाँ पे ये लाया गया कि यहाँ पे लाइवलीहुड जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इसका टारगेट था 50,000 करोड़ करेंगे कवर, 40,000 करोड़ भी नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है। हेल्थ में भी देखो, हेल्थ में भी आशा वर्कर्स जो है इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है हमारे पब्लिक हेल्थ को, प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए, लेकिन इनको सैलरीज नहीं मिल रही, रेगुलराइजेशन इनका नहीं हो पा रहा, तो ये भी फिर काम छोड़ती जा रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का ले लो, वाइल्ड लाइफ में ले लो, यहाँ पे जो काम वाइल्ड लाइफ के लिए होना चाहिए, जो फंडिंग मिलनी चाहिए वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, वो नहीं मिल रही। प्रोजेक्ट टाइगर की फंडिंग कम कर दी गई है, एलोकेशन कम कर दिया गया है। तो बेसिकली हम गवर्नमेंट स्कीम्स को तो डाउन साइज कर ही रहे हैं, फंडिंग भी कट कर रहे हैं, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी गवर्नेंस गिर रही है। जैसे जीएसटी रिफॉर्म हम लेकर आए, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को हमने चेंज किया, ठीक है, फिस्कल पावर्स जो थी वो सेंटर को, स्टेट को मिली, लेकिन इसके बाद भी पब्लिक सर्विस सुधरी नहीं है, ठीक है। अभी हमारा एम होना चाहिए पब्लिक गुड को इंश्योर करना, ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना। अभी हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कुछ ही स्कीम्स को टारगेट करें, बाकी सबको छोड़ दें, ठीक है। तो ये बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इन्होंने बात करी इस आर्टिकल के बारे में। आप देखो, चाहो तो इसको नोट कर लो इन पॉइंट्स को, ये बेसिकली एक तरह से समरी की तरह एक्ट करेंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कट करने की बात की गई है, गवर्नमेंट स्कीम्स को स्मैश स्लैश करने की बात की हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारी, वो बोलती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारा एम है, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम गवर्नमेंट तो कर रहे हो, गवर्नेंस को भी मिनिमम कर रहे हो, तो गवर्नेंस भी रिड्यूस हो रही है। और हमारा फोकस इन सब चीजों पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए पब्लिक सर्विस और पब्लिक गुड को मेंटेन करने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डीपीएसपी वाला पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटीज बनती है अपने सिटीजन्स के लिए, तो आप इन ड्यूटीज को मिनिमाइज नहीं कर सकते, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था, एडिटोरियल था। एक और आर्टिकल है लास्ट, इसके साथ आपके लिए क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, थुट्टुकुडी फायरिंग इंक्वायरी रिपोर्ट। बेसिकली हुआ कुछ यूं कि 1997 में थुट्टुकुडी, यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है थुट्टुकुडी, वहां पे एक प्लांट बना, ठीक है। ये प्लांट का नाम था वेदांता, वेदांता लिमिटेड का ये प्लांट था, स्टरलाइट कॉपर प्लांट था, ठीक है। यहाँ पे स्मेल्टर वगैरह बनाया गया था। तो 1997 से लोग जो है आसपास रहने वाले, वो बड़े रिवोल्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको ये प्लांट जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तमिलनाडु के पास में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि गल्फ ऑफ
मन्नार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है। साथ में ये जो प्लांट है ये इस बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है, इकोलॉजिकली हार्मफुल है, साथ में यहाँ के लोगों की लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी गैस रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, तो यहाँ के लोगों को बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो लोग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत प्रोटेस्टिंग हो रही थी यहाँ पे। ऐसे में 2018 में ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वायलेंट हो गया। इसके चलते यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो सब इकट्ठे हुए और ये कलेक्टर के ऑफिस पे जा रहे थे कि हम ये स्टरलाइट प्लांट को आज के आज बंद करवाएंगे। तो यहाँ पे ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो रही थी, तो पुलिस उतर गई और पुलिस ने फायरिंग ओपन कर दी। इस चक्कर में 13 लोगों की जान चली गई। जब 13 लोगों की जान चली गई तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ ये चीज, ये मुद्दा पूरा क्रिटिसाइज हुआ। और यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट भी जो थी AIADMK की थी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे सीएम ने ऐसा बयान दिया जिसको सुन के सब लोग हक्के बक्के रह गए। सीएम बोलते हैं मुझे तो इस सब की इन्फॉर्मेशन ही टेलीविजन रिपोर्ट्स के थ्रू मिली है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो बाद में क्या हुआ, एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, ठीक है, इस इंक्वायरी कमेटी ने बोला कि जांच होगी ये 13 जो किलिंग हुई है इनकी। जब जांच हुई तो पता चला, कमेटी ने बोला कि पहली चीज तो ये कि जो सीएम बोल रहे थे ना मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो टेलीविजन रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला, ऐसा कुछ नहीं। सीएम को एक एक चीज की जानकारी पहले से थी, सीएम को चीफ सेक्रेटरी एक एक चीज की जानकारी दे रहे थे। दूसरा इन्होंने बोला पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने डिसप्रपोर्शनेटली यहाँ पे फायरिंग शुरू करी और किसी ने उनको प्रोवोक नहीं किया था। जो पुलिस वाले बोल रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बोल रहे थे ना कि यहाँ पे वायलेंट हो गई थी जनता इसलिए हमको चलानी पड़ी गोलियां, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। वायलेंस इतना भड़का ही नहीं था कि आपको इस तरह से गोलियां चढ़ानी चलानी पड़े, तो किसी ने आपको प्रोवोक नहीं किया था। यहाँ के कलेक्टर की भी गलती थी जिनका नाम है N वेंकटेश, उनकी भी गलती थी कि इन्होंने प्रोटेस्टर्स को संभाल नहीं पाए। ये दिखाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें कितनी कम है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होती तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को संभाल लेते काबू कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। इसके अलावा इफिशियंसी नहीं है, यहाँ की जो ऑफिशियल है उनको क्राउड मैनेजमेंट क्राउड कंट्रोल मेजर्स रखने चाहिए थे, पहले से पता था कि ऐसी सिचुएशन है सेंसिटिव सी, तो ये सब रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। इसके साथ में जो जिनको भी गोली लगी, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो देखा गया कि उनके फेस पे गोली मारी गई है। अगर पुलिस वाले चाहते तो उनको वेस्ट के बिलो गोली मार सकते थे और प्रोटेस्ट को डिस्पर्स कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फेस पे सीधे गोली मारी गई है, ठीक है। जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पे कोशिश भी नहीं की गई कि लोगों की जान बचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ। सीएम को भी क्रिटिसाइज किया गया कि सीएम बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, मिनट मिनट की अपडेट उनके पास थी, ठीक है। उसके अलावा पुलिस वालों के अगेंस्ट भी यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन बैठा है। जो सीएम जो यहाँ पे कलेक्टर थे उनके हिसाब से भी उनके लिए भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है। ये सब चीजें हो रही हैं, ओके। और इसके ऊपर तमिलनाडु की जो आज की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि बिग ब्लैक मार्क है ये हमारी हिस्ट्री पे, तमिलनाडु की हिस्ट्री पे, और इनका जो कंपनसेशन था, जो लोगों की डेथ हो गई उनके फैमिली को कंपनसेशन बढ़ा के मिलेगा। तो ये पूरी एक केस स्टडी की तरह आप ले सकते हो, ठीक है, एक केस स्टडी की तरह। आपके लिए क्वेश्चन आज का ये है कि इसको आप जरा आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, इस थुट्टुकुड़ी केस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया ना इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। हर स्टेक होल्डर का सोचो, सीएम ने क्या गलती करी, सीएम के रिगार्डिंग एथिकल इश्यूज क्या है, जो कलेक्टर हैं उनके लिए क्या यहाँ पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, पुलिस का क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से अप्लाइड एथिक्स आपको दिख रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की कमी होना। तो ऐसे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन कौन से एथिकल इश्यूज यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। दूसरी चीज ये कि आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन कहाँ पे कौन सी कंट्री में कौन सा रीजन है ये आपको बताना है, कौन कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, ओके, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का, इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। और मेंस का क्वेश्चन आज ये रहा, द सिस्टमैटिक फ्लॉज इन इंडियाज वेलफेयर स्कीम्स आर लास्ट माइल डिलीवरी एंड स्मैशिंग ऑफ द स्कीम्स, कमेंट। तो बेसिकली इसमें आपको बताना है कि इंडिया की वेलफेयर स्कीम में जो सबसे बड़े फ्लॉज हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, वो ये है कि एक तो लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो रही प्रॉपर्ली, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, डिलीवरी प्रॉपर्ली नहीं हो रही, और दूसरी चीज ये कि स्कीम्स को हम कम करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कॉमेंट करना है आपको 250 वर्ड्स में, इसका आंसर देना है। आंसर कहाँ दोगे, टेलीग्राम ग्रुप का, जो मैंने टेलीग्राम चैनल का जो पहले नाम बताया था उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी पोस्ट कर दूंगी। उस डिस्कशन ग्रुप पे आप
आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। पीयर रिव्यू ग्रुप है, लेकिन मैं भी बीच बीच में रिव्यू करती रहती हूँ। याद रखना, उन्हीं के आंसर्स रिव्यू मैं करूंगी जो दूसरों के आंसर्स रिव्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मेंस का क्वेश्चन था। कल का जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने कल वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए हैं। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि आपने जो कल आंसर्स दिए थे वो सही है कि नहीं, तो कल वाली वीडियो पे जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दिख जाएंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल। अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कमेंट जरूर करना अपने आंसर्स, ठीक है, चेक करना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ओके, एंड अगर अच्छा लगा लेक्चर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना हमारे वीडियो को, और जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट करना भी मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।